Good afternoon, guys. Welcome to PW UPSC Wala. Good afternoon, guys. Good afternoon to all of you. A very good afternoon. So, we'll continue to our today's lecture with comparison of sociology with other social sciences. प्रणाम आप सबों को. ठीक है, बिना विलंब किए हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे. हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते. सो कल हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली समझ गए थे सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, उनके बीच में कैसे रिलेशंस हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट. नाउ टुडे वी विल गो अहेड एंड वी विल ट्राई टू लुक एट other disciplines, comparison of sociology with other disciplines, starting with sociology and economics. तो आज का लेक्चर भी कंपैरिजन ऑफ सोशल साइंसेस पे है और हम लोग इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे. अब अगर आप लोगों को याद होगा तो कल हमने बेसिक शुरुआत कर दी थी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स की. मैंने आपको बोला था कि कुछ सेट ऑफ थिंकर्स थे जो कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के रिलेशन को इतना क्लोज समझते हैं. देयर वर सर्टेन सेट ऑफ थिंकर्स हु believed that sociology is so closely related with economics, and naming one of the thinkers, मैंने आपको एक थिंकर का नाम बताया था, थॉमस. तो थॉमस क्या बोलता है? इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशियोलॉजी. उसके वो क्या बोलता है? है ना, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी. तो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था दैट वो इकोनॉमिक्स क्या है. इकोनॉमिक्स deals with allocation of resources, optimal allocation of resources. It is study of production and distribution. Production, distribution, कुछ गुड्स, किस चीज का प्रोडक्शन? गुड्स या सर्विसेज. आप लोग ये इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट समझोगे आप, है ना. इसके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कैसे इसको मार्केट में एक्सचेंज किया जाता है, इससे डील करता है ना. सो इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन डील्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना. सोशियोलॉजी क्या करता है? इट स्टडीज सोसाइटी, सोशल इंटरैक्शन, ह्यूमन इंटरैक्शंस, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर, है ना. तो सोशियोलॉजी जो है इट इज डीलिंग विथ ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन उसको जनरल लेवल पे पढ़ता है. इकोनॉमिक बिहेवियर जो आपका है, मान लो आप कोई काम कर रहे हो कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, और फिर उसको मार्केट में एक्सचेंज करने के लिए. से आपने एक पेंसिल बनाया, सो यू प्रोड्यूस्ड अ गुड, उस गुड का नाम है पेंसिल. नाउ ये एक कमोडिटी बन जाएगी बिकॉज पेंसिल का डिमांड है मार्केट में, बहुत सारे लोग पेंसिल्स को खरीदेंगे, है ना. तो जब बहुत सारे लोग पेंसिल को खरीदेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पेंसिल को जो आपने प्रोड्यूस किया है उसको मार्केट में जाके आप एक्सचेंज करोगे, है ना. तो ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए थे आप पेंसिल, और उसको जाके फिर मार्केट में पैसे के बदले में बेचे हो आप, ये आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया ना. तो जब आप प्रोड्यूस कर रहे होगे इस पेंसिल को तो ये इकोनॉमिक बिहेवियर था. तो देखो, इकोनॉमिक्स भी तो साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हो गया ना. तो देख, सच सोचो कितना क्लोज रिलेशन हो गया. सोशियोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना. तो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या हो गया कि डिमांड और सप्लाई, उनके बीच में लिंक बनाना, ठीक है. सो लियोनल रॉबिन्स करके एक थिंकर हैं, वो यही कहते हैं. उनका कहना है दैट इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इट्स रिलेशन विथ एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, है ना. मीन्स मतलब लोगों का गोल था कि उनको लिखने के लिए पेंसिल चाहिए, तो आपने प्रोड्यूस किया, और आपने प्रोड्यूस करके उनके डिमांड को, आप सप्लायर बन गए पेंसिल के. आपने जैसे सप्लाई किया मार्केट में पेंसिल को, उनके नीड को, उनके डिमांड को फुलफिल कर दिया.
सो ये एक इकोनॉमिक बिहेवियर हो गया. सो बेसिकली कल जब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो पॉलिटिकल साइंस क्या कहता था, दैट वी स्टडी, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज मैन, मतलब यहां पे मैनकाइंड एज अ रूलर एज वेल एज मैन एज अ ग्रुप और इंडिविजुअल बीइंग रूल्ड, है ना. तो उसी प्रकार से सिमिलरली इकोनॉमिक्स बिकम्स अ डिसिप्लिन दैट डील्स विथ वेल्थ गेटर एंड वेल्थ डिस्पोजर. क्लियर? अभी तक क्लियर हुआ है? क्लियर? क्लियर? अभी तक क्लियर हुआ है? नीलंग थनेजा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ये पढ़ता है सोशियोलॉजी? नहीं बेटा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका पैटर्न को ऑब्जर्व करता है सोशियोलॉजी. हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सप्लाई डिमांड के बेसिस पे चलती है ना. बट ग्राउंड रियलिटी क्या है कि जब वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको, वैसे उससे क्या समाज पे इंपैक्ट कर रहा है, लोगों के सोशल लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको सोशियोलॉजी स्टडी करेगा. सो निकंज, इज इट क्लियर टू यू? प्रसाद रामकृष्ण सोनवाने, सर आई एम फीलिंग एलियनेटेड. व्हाट हैपेंड टू यू प्रसाद? Is everything all right? Prasad, is everything okay with you? What happened, beta? Yes, that's correct, Himanshu. That's correct. चलो, इकोनॉमिक कंपैरिजन इज हार्ड. नहीं, इट्स नॉट हार्ड. सिंपल तरीके से समझाता हूं तुमको. डोंट वरी, फोकस ओवर हियर. हिंदी मीडियम में भी समझा रहा हूं बेटा. सो अंडरस्टैंड, द क्लास इज गोइंग टू बी 60%. आई स्पोक टू द टीम yesterday also. द क्लास इज गोइंग टू बी 60% इन इंग्लिश एंड 40% इन हिंदी. ठीक है, 60-40, क्योंकि बिकॉज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो आपका एग्जामिनेशन में वो इंग्लिश में है, तो मैं आपसे जब बात करता हूं तो हिंदी में भी बात करता हूं, बट आई ऑल्सो हैव टू टीच इन इंग्लिश. तो वो एक बैलेंस बना के चलिए. मैं भी आपकी तरफ एफर्ट पुट करूंगा, आप भी कृपया प्रयास करिए थोड़ा अपने लेवल पे एफर्ट पुट करने का, है ना. हम लोग साथ में मिलकर इसको करेंगे. नाउ लेट मी रीफ्रेज. प्रसाद, फोकस ओवर हियर. ठीक है, देखो, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड कंपैरिजन एज ऑफ नाउ, बस समझाना चाह रहा हूं. ठीक है, इट स्टडीज मैन एज वेल्थ गेटर एंड वेल्थ डिस्पोजर, है ना. इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग को स्टडी करता है. दैट मीन्स कि प्रोडक्ट, ह्यूमन बीइंग्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, कैसे उस को मार्केट में एक्सचेंज कर रहा है, हाउ इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल दोज एस्पेक्ट्स. उसके रिटर्न में वेल्थ क्या रिटर्न में ले रहा है, तो वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहा है, वेल्थ को रिसीव कर रहा है. एट द सेम टाइम पैसे जब खर्च करते हैं, जब आपको पैसा मिला तो आप क्या बन गए, वेल्थ गेटर. एट द सेम टाइम प्रसाद, व्हेन यू स्पेंड मनी, तो व्हाट हैपेंस, यू बिकम वेल्थ डिस्पोजर, है ना. सो इट स्टडीज ह्यूमन बीइंग as wealth getter and wealth disposer. So any kind of economic activity becomes social activity, and that is why it will have close relation with sociology as well. Why? सोशियोलॉजी से क्लोज रिलेशन क्यों रहेगा, सोशियोलॉजी से भी उसका क्लोज रिलेशन इसलिए रहेगा बिकॉज सोशियोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ एनी रिलेशन विच इज सोशल इन नेचर. तो जैसे ही आप पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं, when there is exchange of money, so that economic activity is also becoming social activity. That is why it is having close relation. However, the purpose for sociology studying that social relationship is not because it is economic. So it will not get into concrete detail, study of concrete details,
है ना, कि कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कैसे किस प्रिंसिपल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको सोशियोलॉजी नहीं पढ़ता है. That is studied by economics. Sociology studies this behavior because it is social in nature. तो sociology के लिए sociology studies man as a social being, whereas economics studies man as an economic being. है ना? Now is it clear, Prasad? प्रसाद, अब क्या ये आपको क्लियर हो गया? प्रसाद बेटा, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Sir, goods and service produce and distribute in society. So how to relate both? Yes, it is produced in society only and then it is exchanged in society. है ना? Economic relationship जो है sociological level पे ही हो रहा है ना? Sir, what is impact of social relation due to economic activity is studied by sociology. Ranjan, exactly correct. Yes, you have, yes, spot on. Exactly वही. तो मान लो आज मैं पैसे कमा के लाया, मेरे पास वेल्थ की वृद्धि हो गई. अंडरस्टैंड? जब मेरे पास वेल्थ की वृद्धि हो गई तो मेरा सोशल लिविंग पैटर्न क्या हो गया? मेरा एजुकेशन इंडिकेटर में देखेंगे कि हम लोग इंप्रूवमेंट आने लगा. अब मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो मैं एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकता हूं. अब मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया तो मैं हेल्थ में इन्वेस्ट कर सकता हूं. तो देखेंगे कि जो मेरा हेल्थ एजुकेशन इंप्रूव होने लगा या मेरे नेक्स्ट जनरेशन का हेल्थ और एजुकेशन इंप्रूव होने लगा. तो देखो ये जो इंप्लीकेशंस है सोसाइटी पे, उसको कौन स्टडी कर रहा है? सोशियोलॉजी. उसके इंपैक्ट को. क्लियर? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन? अभी तो बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड. मैंने पेंसिल का एग्जांपल देके अभी रोशन समझाया था ना जस्ट, कि हम लोग पेंसिल को प्रोड्यूस कर रहे हैं. आप एक पेंसिल बना रहे हो तो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये क्या हुआ? एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ. क्यों? क्योंकि फिर आप इसको जाके मार्केट में बेचोगे. तो वही है, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, प्रोड्यूस कर रहा है. जिसको बेचोगे, जो खरीदा, मान लीजिए कि रोशन आपने इसको प्रोड्यूस किया, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा रहा हूं. पंकज जो है उसको खरीद लिया. पंकज परचेजेज इट, क्योंकि उसको पेंसिल से ड्राइंग बनानी है, उसको पेंसिल की जरूरत है. तो पंकज क्या किया? कंज्यूम कर रहा है कोई चीज, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, है ना. आप क्या कर रहे हो? मतलब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किए हो और उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि कुछ आइटम जाएगा बिहार में बिकेगा, कुछ आइटम जाएगा गुजरात में बिकेगा, कुछ आइटम जाएगा इट विल गो एंड इट विल बी सोल्ड इन कर्नाटका, सम आइटम्स विल बी सोल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, some items will be sold in northeast. So what is this? You are distributing that goods. And जब वो खरीद फरोख्त होता है तो that is exchange in the market. तो basically यही aspects को economics पढ़ता है. इसी को बोलते हैं economic activity, producing and exchanging it in the market और consuming some commodity. Clear हुआ? रोशन clear हुआ बेटा? रोशन क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं. सो बेसिकली दैट इज वाई वी सी दैट sociology and economics is having very close relation. ठीक है? However, there is difference as well, which we will look into after some time. But firstly, you have to understand that sociology, it studies interrelationship of pure economics, it studies the interrelationship of pure economic factors. Economics में आप पढ़ोगे ना, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इंडियन इकोनॉमी चैप्टर में आओगे तो शुरुआत में सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ोगे? नेशनल अकाउंटिंग पढ़ोगे.
नेशनल अकाउंटिंग में आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे कि जीडीपी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनएनपी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज रियल, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल ग्रोथ, है ना। फिर आप कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे कि मतलब प्राइस, पैसा, प्राइस, सप्लाई डिमांड कर्व, ठीक है, लॉरेंट्ज कर्व, ये सब कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमिक्स के, जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल किसी आइटम का दाम कैसे होता है, मान लो जैसे कि सोना स्कार्स है, ठीक है, और लोगों को उसका बहुत ज्यादा डिमांड है, लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो प्राइस हाई है सोने का, है ना। तो वो प्राइस, आइटम का डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस कैसे मैटर करता है, सोसाइटी में पैसा, मनी कैसे फ्लो कर रहा है, आप लोग पढ़ोगे ना, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ोगे, है ना। या फिर इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है प्रोडक्शन का, मतलब कितना पैसा लगा रहे हैं, उसके से कि 100 रुपए लगा के आपने पेंसिल बनाया, तो आप उसको 50 रुपए में बेचोगे, तो आपको तो ये इतना मेहनत करने का इस पेंसिल को बनाने के लिए, यू आर इन लॉस, नो, सो यू विल नॉट डू दैट। तो you have to study ki how much money should be invested to produce a goods, then what should be the pricing that should be kept so that you can make profit as well, input output ratios, that is called, all of this is studied by economics. Clear? All of this is studied by economics. Now sociology becomes important because all these economic activities are happening where? In society only, है ना. That is why sociology becomes very important, because the economic changes occurring in society, it will have its vast implication on society. जैसे कि when I taught you guys modernity, I taught you about an economic event. इफ यू कैन रिकॉल, अगर आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक इकोनॉमिक इवेंट के बारे में पढ़ाया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड कमर्शियल रिवोल्यूशन, है ना. तो हमने देखा ना था ना कि कैसे नए नए चेंजिंग पैटर्न्स इमर्ज हो रहे थे सोसाइटी में, नए पैटर्न्स डेवलप हो रहे थे सोसाइटी में. तो जब ये नए पैटर्न्स डेवलप हो रहे थे सोसाइटी में, तो इसको कौन स्टडी किया? इसमें समाज में चेंज आ गया, इकोनॉमिक चेंज से कैसे समाज में चेंज हो गया, मास लेवल पे प्रोडक्शन होने लगा, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया, फैक्ट्री सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया, पॉपुलेशन जो है गांव से माइग्रेट होकर शहर में आने लगी इन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए. Isn't it? So what is it resulting into? Change in society. This impact of economic activity is studied by sociology. है ना, इसको सोशियोलॉजी पढ़ता है. अब इकोनॉमिक्स जो है ये सोशियोलॉजी से ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज है. ये अपने स्टडी में प्रिसाइज लॉज बनाता है इकोनॉमिक बिहेवियर के. तो ये सोशियोलॉजी के कंपैरिजन में इकोनॉमिक्स जो है ये ज्यादा साइंटिफिक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ज्यादा सिस्टमाइज्ड है. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, लॉज बनाता है, और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक फेनोमेनन के बारे में प्रेडिक्शन करता है. फॉर एग्जांपल बहुत दिन से प्रेडिक्शन चल रहा है ना, दैट यूक्रेन, आप लोग अगर करंट अफेयर्स पढ़ते होगे तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे यूक्रेन का क्राइसिस हो गया, यूक्रेन वर्सेस रशिया वाला क्राइसिस, तो नाउ यू नो दैट Russia was also supplier of some important commodities to the world and especially to Europe, and then Ukraine was also supplier of some of the important commodities. तो अब उस वॉर के कारण इन आइटम्स का जो है सप्लाई वो थोड़ा सा हिंडर हो गया, रुक गया है. तो हम लोग क्या देखें कि ओपेक नेशंस डोमिनेट किए और ऑयल प्राइसेस थोड़ा बढ़ने लगा. फिर क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, ग्रोथ थोड़ा ऐसे ही स्टैग्नेटेड और स्लो चल रहा था इकोनॉमी का. तो अब देखो बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं जो कि प्रेडिक्ट करते हैं कि ग्लोबल रिसेशन आ सकता है. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो रिसेशन है ये रिसेशन नहीं आएगा, ये मियरली एक स्लो डाउन रहेगा, मे बी 2% 3% का ग्रोथ होगा, लेकिन रिसेशन होगा, रिसेशन नहीं आएगा. बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं इन लॉज को, प्रिंसिपल्स को पढ़ के ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मे बी रिसेशन आएगा, लेकिन इंडिया अपने पोटेंशियल से इस रिसेशन से बच जाएगा. ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे. तो क्या हो रहा है, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना. सो इकोनॉमिक्स ऑन बेसिस ऑफ इट्स प्रिसाइज लॉ आल्सो गोज टुवर्ड्स
प्रेडिक्शन, है ना। एल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे। एल्फ्रेड मार्शल्स क्या बोलते थे कि इकोनॉमिक्स का चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन इज टू फिगर आउट हाउ इंडिविजुअल्स अर्न मनी एंड हाउ दे स्पेंड मनी। कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे पैसा को स्पेंड करते हैं। सो वही हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैन को एज वेल्थ गेटर और वेल्थ डिस्पोजर पढ़ रहा है इकोनॉमिक्स। लेकिन मैंने कल आपको बताया था ना, एक थिंकर थे पियरे बोर्दियो क्या है, बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का एक लिमिटेशन है। इकोनॉमिक्स का एक सबसे बहुत बड़ा लिमिटेशन क्या है कि इकोनॉमिक्स तो सोसाइटी में किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोचो कि मैं मान लो रोड बना रहा हूं, तो रोड को बनाने में जितना ये मतलब पैसा लगा, कंक्रीट को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने में जो भी खर्चा हुआ, मान लो एक रोड बनाया हूं मैंने 10 किलोमीटर का, और उसका कॉस्ट जो है मटेरियल का, लेबर का, टेक्नोलॉजी का, मशीन का, सब कुछ लगा के आया है 1 करोड़ रुपीस। लेट्स अज्यूम दिस, एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स विल जस्ट इनपुट कॉस्ट, वो तो सिर्फ कितना 1 करोड़ रुपए कॉस्ट करेगा। लेकिन पियरे बोर्दियो बोलते हैं दैट ट्रू इकोनॉमिक्स इज दैट विच कंसिडर्स ऑल द कॉस्ट्स। ट्रू इकोनॉमिक्स वो होता है जो हर तरह के कॉस्ट को कंसिडर करे। फॉर एग्जाम्पल रोड बना रहे हैं, इसमें से कितना पहाड़ कटा, है ना, कितने पेड़ काटे गए, नाउ दैट इज कॉस्ट टू एनवायरमेंट। कितने लोगों का देहांत हो गया इन दैट प्रोसेस, दैट इज कॉस्ट टू सोसाइटी, सोसाइटी लॉस्ट वन ऑफ इट्स ह्यूमन बींग्स। या फिर कितने ट्राइबल पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुए, तो उनके जीवन पे भी इंपैक्ट पड़ गया, ये भी कॉस्ट हुआ, कॉस्ट टू सोसाइटी। इन हर टाइप के कॉस्ट्स को कंसिडर करेगा स्टडी में, तब वो उस टाइप का इकोनॉमिक्स जो है वो ट्रू इकोनॉमिक्स है। सो पियरे बोर्दियो सेज दैट ट्रू इकोनॉमिस्ट विल लुक आफ्टर ऑल द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी, इंक्लूडिंग कॉस्ट्स ऑफ हाउ मेनी पीपल lost their life, what was the cost on environment and so on। तो ये जो है कि कितने लोग लाइफ लूज किए, एनवायरनमेंट पे क्या कॉस्ट हुआ, ट्राइबल पॉपुलेशन पे क्या कॉस्ट हुआ, इससे इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कौन करेगा? सोशियोलॉजी करेगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स को सोसाइटी पे जो इंपैक्ट हो रहा है और सोसाइटी का नेचर क्या है, डिमांड क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सोशियोलॉजी से हेल्प मिल जाता है। इकोनॉमिक्स टेक्स सच काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम सोशियोलॉजी। नाउ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो पॉवर्टी का, ठीक है। मान लो एक कमेटी बनी है, रंगाराजन कमेटी। रंगाराजन कमेटी आपको कहती है कि मान लो आप 1500 रुपए मंथली कमा रहे हो और 2000 कैलोरी पर डे earn karo. If you're earning 2000 calorie per day, and if you're spending if you're consuming 2000 calorie per day, and if you are earning 1500 rupees per month, then you are above poverty line. You are above poverty line. इसका मतलब थोड़ी है कि वो गरीब नहीं है। तो सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड्स पॉवर्टी इन मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। फॉर सोशियोलॉजी पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, पॉवर्टी कुड ऑल्सो बी स्टेट ऑफ ग्रुप, पॉवर्टी कुड ऑल्सो बी स्टेट ऑफ होल सोसाइटी, है ना, वेयर पॉपुलेशन इज अनेबल टू फुलफिल इट्स बेसिक नेसेसिटीज। जीवन जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए होता है, वहां की जनसंख्या उसको भी ये नहीं कर पाती है, अवेल नहीं कर पाती है, उसको भी अटेन नहीं कर पाती है। एंड देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। इसके कारण क्या होता है, लोगों में सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाता है, वो लोग हेल्पलेस फील करते हैं। देयर इज डिनायल ऑफ चॉइस। मान लो उसको मन कर रहा है कि हमको आज पेस्ट्री खाना है, बट नहीं खा सकता है, गरीब आदमी है, पैसा ही नहीं है उसके पास, तो डिनायल ऑफ चॉइस। या फिर उसका मन कर रहा है कि मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन
लेने के लिए भेजूं, लेकिन नहीं जा सकता है क्योंकि देयर इज डिनायल ऑफ चॉइस। तो इन एस्पेक्ट्स को इकोनॉमिक्स कहां समझता है, वो तो बस नंबर टर्म्स में समझ रहा है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से किसी को चीनी का घोल पिला देंगे, क्रीम वाला बिस्किट दो खिला देंगे मान लो, ताकि उसका दिन का 2 पैकेट खिला देंगे उसका दिन, या चावल खिला देंगे, दिन का कंजम्पशन अगर उसका 2000 कैलोरी का हो गया और वो 1500 रुपए कमा ले तो वो गरीब ही नहीं है। तो दीज एस्पेक्ट्स is looked upon by sociology. When sociology looks at economic behavior, it looks in broader context of social norms, of values, of practices. कैसे प्रैक्टिस हम लोग आजकल सोसाइटी में कर रहे हैं, of interests, ये सारे एस्पेक्ट्स। कि मान लो कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो उसने एंटरप्रेन्योरशिप किया है, उसने स्कूल खोला है, लेकिन उसका काम जो है वो पैसा कमाने से ज्यादा समाज में लार्जर इंपैक्ट हम लोग क्रिएट कर सकें। जैसे कि अलग सर ने फिजिक्स वाला बनाया, तो आप देखें इसका कितना ह्यूज इंपैक्ट पड़ा होल सोसाइटी पे। चीप कॉस्ट पे उन्होंने कोर्सेज को एक्सेसिबल करवाने की कोशिश की। सो एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी। तो देख रहे हो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, तो एक वैल्यू था, एक नॉर्म था इसके पीछे। उस आदमी ने जब ये सोचा होगा तो उसके पीछे एक नॉर्म, एक वैल्यू जो होगा वो होगा कि नहीं, देश के लोगों के लिए करना है, एजुकेशन से कोई वंचित ना रह जाए, पीपल शुड आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। दैट काइंड ऑफ थॉट वुड हैव फ्लोड इन हिज माइंड, दैट वुड हैव बिकम द थॉट। Now, as an economist, the predictive ability tend to suffer due to negligence of such norms and values. मतलब जब हम एक इकोनॉमिस्ट की तरफ स्टडी करते हैं और रिसर्च करते हैं, तब तो ये नॉर्म, ये वैल्यू क्या था उसको नहीं समझेंगे। मान लो कोई इकोनॉमिस्ट आएगा, बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, ये सारे कोर्सेज 50,000 के बिकते हैं, तुम 30,000 में बेचते तो भी मार्केट से तो तुम्हारा रेट कम ही रहता और तुम पैसे ज्यादा ये करते। मान लो ऐसे इकोनॉमिस्ट तो नंबर पे जा रहा है, वो तो कल्चरल नॉर्म वैल्यूज उसको इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, तो ट्रू आइडिया थोड़ी समझ पाता। एंड ये जो ट्रू आइडिया है इसको कौन समझाएगा? सोशियोलॉजी, है ना। इमाइल डर्कहाइम, एडम स्मिथ, दोनों ने डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ा है, बट देयर कॉन्टेक्स्ट वाज डिफरेंट। व्हेन इमाइल डर्कहाइम स्टडीड division of labor, he saw division of labor as source of organic solidarity among people, है ना। वो डिवीजन ऑफ लेबर को जब स्टडी किया तो वो कौन सा सोसाइटी में, उसके कारण क्या हो रहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर के कारण लोगों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। पहले शुरुआत में ये सब क्लासेस में पढ़ाया हूं मैं। तो जब लोगों पे इंटरडिपेंडेंट हैं तो उसके कारण क्या है हो रहा है? सॉलिडारिटी डेवलप हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ सॉलिडारिटी? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। लाइकवाइज देयर इज स्टडी ऑफ सेम डिवीजन ऑफ लेबर बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज कॉल्ड एज फादर ऑफ न्यू स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जब एडम स्मिथ उस डिवीजन ऑफ लेबर को स्टडी करते हैं तो वो उसको किस तरीके से पढ़ते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल, कि जो स्पेशलिस्ट है, एक बड़ा टास्क है मान लो, उसको छोटे छोटे डिफरेंट सिंपल टास्क में डिवाइड कर दो। कि एक आदमी मान लो पेन बनाना है तो एक आदमी बस निब बनाएगा, एक आदमी बस प्लास्टिक को काटेगा या लकड़ी को काटेगा, एक आदमी उसके अंदर ग्रेफाइट इंसर्शन का काम करेगा, ऐसे करके, और फाइनली ऐसे करके पेन तैयार हो गया। और एक आदमी उसकी मार्केटिंग करेगा, एक आदमी उसको रिटेल तक सप्लाई करवाएगा, और एक आदमी फाइनेंस देखेगा कंपनी का, एक आदमी अकाउंट देखेगा। तो मतलब कि इससे क्या होगा कि सब पूरा पेन बनाने का प्रोसेस एक आदमी नहीं देखेगा। ये छोटे छोटे टास्क में इसको डिवाइड कर दोगे तो वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा उस छोटे से टास्क का, तो काम में एफिशिएंसी आ जाएगी, तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो वो डिवीजन ऑफ लेबर को इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन एक सोशियोलॉजिस्ट जब उसी टॉपिक को पढ़ा, डिवीजन ऑफ लेबर को, इमाइल डर्कहाइम, तो सोसाइटी में उसका क्या रोल है, उससे सॉलिडारिटी बढ़ रही है, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट हो गए, वो उसको उस टर्म्स पे पढ़ता है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे सेम एस्पेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं।
नाउ sociologists and other thinkers, they tend to conduct social interpretation of economic changes that is occurring in society. For example, industrial revolution that had happened, and various sociological thinkers, they tried to conduct the social interpretation of that economic change. Social interpretation of that economic change का मतलब क्या हुआ कि मतलब सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट से, सोसाइटी के लेंस से, सोसाइटी के व्यू से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ this event of industrial revolution had impacted society. Therefore, study of economics would be incomplete without understanding human society. सही तौर पे अगर हम लोग बोले तो कई दफा क्या होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट से निकलते हैं. कहते हैं ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशन. बचपन में आपने ये कोट सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशन. नीड है, डिमांड अगर क्रिएट हुआ है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं. स्कूल डेज में आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये कोटेशन सुना होगा. तो कई दफा क्या होता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जिसके कारण इकोनॉमिक चेंजेस इमर्ज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक थिंकर है मैक्स वेबर. We have a thinker called Max Weber, है ना. मैक्स वेबर क्या करते हैं? He conducts study of Protestant ethics and spirit of capitalism. उनका एक वर्क है जो कि वेबर वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, है ना. And that work is known as Protestant ethics and that work is known as Protestant Ethics and Spirit of Capitalism. ये वेबर का एक वर्क है, मैक्स वेबर का एक बॉडी ऑफ वर्क है. तो इसमें वेबर ने क्या किया था? What did Weber do in what did Weber identify in this study? He identified that how Protestantism is contributing to strengthening of capitalism इन सोसाइटी. उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने वर्क में क्या हाईलाइट किया कि देखो कि जो यूरोप में प्रोटेस्टेंट रिलीजन का इमर्जेंस हुआ है, ये जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन का इमर्जेंस हुआ है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो कि कैपिटलिज्म के ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा एंडोर्स करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटलिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आदमी प्रोड्यूस करता रहे, काम करता रहे, और वो बोलता है कि आदमी जो वेल्थ उसके पास आया है तो उसको एक्यूमुलेट ना करे, वापस प्रोडक्शन में लगाए, है ना, फर्दर प्रोडक्शन को एक्सपैंड करने के लिए. तो अब या ये लोग क्या प्रपोज किया था, मतलब वेबर क्या लिखते हैं अपने वर्क में कि देखो, प्रोटेस्टेंट एथिक्स सिखाता था कि वर्क इज वर्च्यू. अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज व्हेन वी गेट इनटू दैट चैप्टर, दैट इज व्हेन वी विल गो इनटू डिटेल. वेबर सिखाते थे दैट प्रोटेस्टेंट एथिक्स के हिसाब से वर्क इज वर्च्यू. तो वर्क इज वर्च्यू का मतलब कि कर्म धर्म है, एकदम काम ही करना है, तो लोग ज्यादा काम पे फोकस करने लगे, है ना. अब रोमन कैथोलिक कैलेंडर जो होता है वो बहुत ज्यादा रिचुअल्स में विश्वास रखता था. सोसाइटी में रिचुअलिज्म बहुत ज्यादा थी, तो क्योंकि रिचुअलिज्म बहुत ज्यादा थी तो कई दफा उन रिचुअल्स को करने में पूरा पूरा दिन लग जाता था. तो बिकॉज ऑफ दैट रोमन कैथोलिक कैलेंडर में बहुत सारी छुट्टियां होती थी. क्यों? क्योंकि दिन भर वो रिचुअल्स करने में जाएगा तो उस दिन को हॉलीडे डिक्लेयर कर दो. लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म में तो बोला था यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल प्रीस्टहुड, तुम खुद प्रीस्ट हो, एंड अगर तुमको फेथ है तो यू विल गेट जस्टिफिकेशन. और तीसरा चीज, बाइबल, बस एक वन बुक बाइबल को पढ़ो एंड दैट इज इनफ. तो क्या है, इनके हिसाब से इन बोलते हैं कि छुट्टी आराम हराम है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, तो कैलेंडर में कम छुट्टी. तो ये भी कैपिटलिज्म के लिए कि आदमी ज्यादा काम करेगा, प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस. तो और बहुत सारी चीजें डिटेल बाद में आपको पढ़ाऊंगा व्हेन आई कम टू दैट फोर्थ चैप्टर ऑफ सोशल थिंकर्स एंड अंडर विच व्हेन वी डिस्कस वेबर. बट इन शॉर्टकट आई एम ट्राइंग टू रिलेट फॉर यू पीपल. देखो कैसे इकोनॉमिक्स
कैसे सोसाइटी का कल्चर है ना, रिलीजियस एथिक्स से इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज गेटिंग इंपैक्टेड। तो सोशियोलॉजिस्ट ये सारे डायमेंशंस को हाईलाइट करते हैं। तो ये तो था सोशल इंटरप्रिटेशन ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट है इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल चेंजेस एज वेल, जो कि कौन करता है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक ऐसे थिंकर हैं जो कि इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट हैं बच्चे। कार्ल मार्क्स के हिसाब से सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ये इकोनॉमिक चेंजेस के कारण आ रहे हैं। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि कोई भी सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर बनता है उसके बेस पे, उसका मान लो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसको बोलता है वो सुपर स्ट्रक्चर है, और ये नीचे बेस है, इसको वो बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब बाद में हम लोग मार्क्स में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। वो बोलता है कि कोई भी जो बेस है किसी भी सोसाइटी का वो इकोनॉमिक रिलेशन से जस्टिफाइड होता है, और अगर इकोनॉमिक रिलेशन में चेंज आएगा तो सोसाइटी के किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, है ना। तो बेस पे इकोनॉमिक्स है, क्या है? बेस पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है, और अगर इकोनॉमिक रिलेशन में चेंज आएगा तो ऊपर रिलीजन में भी चेंज आ सकता है, ठीक है, एजुकेशन में भी चेंज आ सकता है। जैसे कि वो बोलता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी जब बन गया तो कमोडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, मॉडर्निटी इज कमोडिफिकेशन, पढ़ाया था आप लोगों को कार्ल मार्क्स। हर चीज कमोडिटी की तरह बिकने लगा, रिलीजन बिकेम कमोडिटी, एजुकेशन बिकेम कमोडिटी, है ना। तो देखो कैसे सोसाइटी में चेंजेस आ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज चेंज हुआ इकोनॉमिक रिलेशन में। तो कार्ल मार्क्स ही बिलीव्स दैट एनी सोशल फेनोमेना इज डिटरमाइंड बाय, इसलिए कार्ल मार्क्स को बोलते हैं इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट। ये सारे थिंकर्स के क्रिटिसिज्म भी हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी कम टू, इनकी थ्योरी से क्रिटिसिज्म होती है, व्हेन वी कम टू दोस चैप्टर्स तब हम लोग उनका क्रिटिसिज्म समझेंगे। So Marx believed that every social phenomena are determined by economic forces. सोशल फेनोमेना जो है वो इकोनॉमिक फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। और उनके अकॉर्डिंग टू देम, मतलब मार्क्स जैसे थिंकर के हिसाब से जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी में बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट कोई भी सोशल चेंज, कोई भी सोशल रियलिटी जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन इट इन इकोनॉमिक टर्म्स, और वी कैन डेवलप इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इकोनॉमिक व्यू। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी। तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सोसाइटी कैसे थिंकर्स कर रहे हैं? जैसे कि मार्क्स। तो इससे आपको समझ में आ गया कि देखो कैसे एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स जो है वो कितना क्लोज है। और यही नहीं, आजकल तो बहुत वाइड हो रहा है, पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए भी सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स इंटर रिलेट होकर एक साथ काम करते हैं और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल अमर्त्य सेन के बारे में आप लोग पढ़ोगे, उनका वर्क ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिन्होंने बोला कि अगर सही मेजरमेंट करना है ग्रोथ का तो तुम देखो कि ह्यूमन बीइंग कैसे डेवलप हो रहा है, तो तुम देखो कि एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना बढ़ रहा है, मतलब उसका एजुकेशन जो है कितना एम्पावर हो रहा है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना एम्पावर हो रहा है, मतलब कितना इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि उसका हेल्थ कितना एम्पावर हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यू गेट माई पॉइंट? तो आज तो और हैंड इन हैंड चल रही है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। Sociologists and economics today, they are working together to look at the problems of society, especially in developing countries and underdeveloped countries. Therefore,
economics is making use of sociological concepts and generalization to study economic problems and then solve them. ठीक है, तो ये इतना क्लोज, दिस इज द क्लोज रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी. हाउएवर इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस है. जैसे कि सोशियोलॉजी इट इज स्टडिंग ऑल काइंड ऑफ सोशल रिलेशनशिप, है ना. इकोनॉमिक्स क्या करेगा, सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशनशिप पे फोकस करेगा. तो इसी से आपको समझ में आ गया कि जो किसका स्कोप वाइड है, किसका स्कोप नैरो है. ऑब्वियसली सोशियोलॉजी स्कोप इज गोइंग टू बी वाइड एंड इकोनॉमिक्स स्कोप इज गोइंग टू बी नैरो, बिकॉज सोशियोलॉजी, तीसरा पॉइंट, सोशियोलॉजी इज जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड इज स्पेशल साइंस ऑफ सोसाइटी, है ना. सोशियोलॉजी इंक्लूड्स sociological and comprehensive view. It looks at any economic behavior from social context, है ना. सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में किसी इकोनॉमिक बिहेवियर को देखता है. लेकिन ये जो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट है ये इकोनॉमिक्स डेवलप नहीं करता है. सोशियोलॉजी जो है फिर से एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे पढ़ता है, लेकिन रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट है. इकोनॉमिक्स रिलेटिवली कॉन्क्रीट है. सोशियोलॉजी लेस प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट है प्रेडिक्शन में, बट इकोनॉमिक्स ज्यादा प्रिसाइज है सोशियोलॉजी से इन प्रेडिक्शंस एंड इट्स स्टडीज, क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स का ज्यादा रिलायंस है. सोशियोलॉजी मेथडोलॉजी के टर्म्स पे क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेथड को स्टडी करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स मोस्टली नंबर गेम्स, जो चीजें क्वांटिफाइबल हैं इजीली, उन चीजों को स्टडी करने का कोशिश करता है, उस पर रिलाई करता है. इट रिलाइज ऑन दैट. सो इकोनॉमिक्स मेजर यूज इन इट्स स्टडी इज ऑफ quantitative methods, whereas sociology it uses qualitative and quantitative method as both. So these are some of the basic differences between sociology and economics. So that's how sociology and economics is interrelated. So basically उसी को एकदम brief तरीके से यहाँ पे समझा है, ठीक है, कि economics क्या है. economics है study of production, consumption, distribution and exchange. ठीक है, ये economic institutions के structures को और उसके फंक्शंस को स्टडी करता है. जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है. जैसे बैंक अगर है तो बैंक का क्या स्ट्रक्चर है ना, कैसे मनी फ्लो होता है, कौन से फंक्शन, और बैंक का फंक्शन क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है. क्या फंक्शन होना चाहिए, ठीक है. तो ये मेजरली फोकस कर रहा है मटेरियल नीड्स और मटेरियल वेलफेयर जो है हम लोग को इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है. तो वही वाला मैंने आपको इनका लिनल रॉबिन्स का बताया था ना आपको डेफिनेशन, कि इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू वही एंड्स एंड स्कार्स. ये डेफिनेशन आप छोड़ भी सकते हो, आप सिंपल, इट इज कंसर्न्ड विद एक्टिविटी ऑफ मैन सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे एस्पेक्ट. लेकिन सोशियोलॉजी क्या करता है. सोशियोलॉजी ऑन द अदर हैंड is concerned with association of human beings. सोशियोलॉजी जो है ह्यूमन बींग्स आपस में कैसे एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ह्यूमन इंटरैक्शंस, उसको स्टडी करता है, उनके इंटर रिलेशनशिप्स को स्टडी करता है, ठीक है. तो और इकोनॉमिक बिहेवियर को वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से देखता है. मैंने बोला था कौन से कॉन्टेक्स्ट से, सोशल कॉन्टेक्स्ट से, है ना, इन टर्म्स ऑफ कौन से नॉर्म्स, कौन से वैल्यूज एक्ट कर रहे हैं बिहाइंड दैट. सो दैट इज सोशियोलॉजी. और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही क्लोज है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी सोशियोलॉजी पे रिलाई करता है. मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश की है. रिलायंस ऑन सोशियोलॉजी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजम्पशन पैटर्न और सोशल पैटर्न, क्योंकि सोसाइटी के पैटर्न को सोशियोलॉजी समझता है. उसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी स्लम में सोना का दुकान खोलूंगा तो क्या होगा, दो चीजें होंगी. पहला बात कि वो सेल तो होगा नहीं, क्योंकि किसी के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है. दूसरी बात, उनकी जरूरतें कुछ और हैं, है ना, बेसिक जॉब, बेसिक लिविंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वो उनके लिए पहले प्राइम कंसर्न होगा. उनके बच्चों का एजुकेशन,
ये सोशल नीड क्या है, कौन से एरिया में कैसा ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है। सोशियोलॉजी जब स्टडी करेगा स्लम का तो वो ये भी पाएगा कि पैटर्न ऑफ क्राइम इज हायर इन स्लम एरिया। तो फिर कोई इकोनॉमिक्स वाला सोच रहा है कि मेरे को यहां पे दुकान खोलना है, तो उसको लगेगा कि यार एक तो ये सेल नहीं होगा, स्लम में मेरा हीरा जवाहरात ये सब चीजें गहना वगैरह, उसके ऊपर दीज ज्वेलरीज कैन बी स्टोलन और आई माई शॉप कैन बी रॉब्ड, देयर इज पॉसिबिलिटी। तो वो फिर फाइनली दे विल डिसाइड दैट नो दिस विल नॉट बी अ गुड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, आई विल नॉट ओपन अ ज्वेलरी शॉप इन स्लम। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो देख रहे हो कैसे इट इज रिलाइंग ऑन सोशियोलॉजी टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल पैटर्न इन ऑर्डर टू डेवलप इट सेल्फ। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत ही ग्रेट इंटर रिलेशनशिप है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है ना। हाउएवर मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो ज्यादा प्रेडिक्टिव है इन नेचर, ठीक है, और प्रिसाइज है, बहुत ही प्रिसाइज है। सोशियोलॉजी उतना प्रिसाइज नहीं है एज अ डिसिप्लिन जितना इकोनॉमिक्स प्रिसाइज है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशियोलॉजी क्या करता है भाई, इकोनॉमिक्स जब अपना स्टडी करता है या कुछ प्रेडिक्शन करता है तो क्या होता है, कल्चरल नॉर्म, सोशल बिहेवियर, इन सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है ना। सो दैट इज व्हाट सोशियोलॉजिस्ट स्टडी। तो दैट इज व्हाई फॉर इट्स एक्यूरेट स्टडी इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सोशियोलॉजिकल स्टडीज। क्लियर। अगर इकोनॉमिक वेलफेयर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ी देर पहले, सो अगर इकोनॉमिक वेलफेयर सोसाइटी में मान लीजिए हो रहा है, सो दैट इज वन काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर ओनली, नो। सो तो सोसाइटी में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो डेवलप होते हैं बच्चे, सोशियोलॉजी क्या करता है, सोसाइटी का कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करता है या सोशल इवेंट्स का स्टडी करता है, तो इकोनॉमिक्स को उससे अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, है ना। क्लियर। तो सोशियोलॉजिस्ट्स के रिसर्च वगैरह से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन को, है ना। देयरफॉर वी कैन से दैट रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स इज क्वाइट क्लोज। नाउ प्लीज वो लगाइए जल्दी क्विकली। एनी डाउट्स? क्लियर गाइज, समझ में आया? क्लियर। पीपल, इज इट क्लियर नाउ? डिक्टेशन पे चले। Thanuku Hemant Kumar, is it clear to you? चलिए स्टार्ट राइटिंग। Please start writing. Yes, immediately after that, we'll move to the next topic. Please start writing. Start writing without wasting time. Sociology and economics. Quickly. Sociology and economics. The relationship between sociology and economics is so close. Please start writing. The relationship between sociology and economics is so close. The relationship between sociology and economics is so close that Thomas states that Thomas का स्पेलिंग तो सिंपल है, THOMAS, Thomas states that economics is one branch of comprehensive science
that economics is one branch of comprehensive science of sociology. Economics is one branch of comprehensive science of sociology. Of sociology. Full stop. Full stop. Then further write. Please write. Economics is study of production and distribution of goods and services. Economics is study of production and distribution of goods and services. It studies man as a wealth getter and wealth disposer. It studies man as a wealth getter and wealth disposer. क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपको एक्चुअली में एग्जाम में लिखने होंगे, इस पे रिसर्च नहीं करना है इन सब टॉपिक्स पे. बस इकोनॉमिक्स का 3 लाइन, सोशियोलॉजी का 3 लाइन, उनका इंटर रिलेशनशिप 2 लाइन में कंक्लूड. 10 मार्कर आएगा. या फिर अगर लार्जर क्वेश्चन आया 20 मार्कर, डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, तो 4-5 सोशल साइंसेस के साथ आपको कंपेयर करके लिखना होगा 250 वर्ड में. सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू डेप्थ, बस एक सरफेशियल अंडरस्टैंडिंग बेसिक लेवल पे डेवलप करनी है. क्लियर? इट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ, तो पहले तो बोला इकोनॉमिक स्टडीज मैन एज अ वेल्थ गेटर एंड वेल्थ डिस्पोजर, फुल स्टॉप, एंड देन राइट. It studies the interrelationship of purely economic factors. It studies the interrelationship of purely economic factors and forces such as relations of price and supply, वेल्थ गेटर. सौम्या आप वहीं पे हो. इट स्टडीज मैन एज अ वेल्थ गेटर एंड वेल्थ डिस्पोजर. वेल्थ गेटर एंड वेल्थ डिस्पोजर, फुल स्टॉप. ठीक है, उसके आगे लिखो. इट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ It studies the interrelationship of purely economic factors. It studies the interrelationship of purely economic factors and forces such as relations of price, relations of price and supply, comma, money flows, comma, input output ratios, etc. Done? Change the paragraph. Change the paragraph. The major focus of economics as a discipline. Change the paragraph and then write. The major focus of economics as a discipline is to formulate precise laws the major focus of economics as a discipline is to formulate precise laws of economic behavior,
of economic behavior and conduct economic analysis and conduct economic analysis. And conduct economic analysis. Full stop. It is more systemized and scientific than sociology. It is more systemized and scientific than sociology. It is more systemized and scientific than sociology. And economists try to formulate such laws, and economists try to formulate such laws which can predict the economic phenomenon. And economists try to formulate such laws which can predict the economic phenomenon. Which can predict the economic phenomenon. Full stop. According to Alfred Marshall, spelling board पे ALFRED Alfred Marshall MARSHALL. According to Alfred Marshall, economics investigates. According to Alfred Marshall, economics investigates how human beings earn and spend money. Economics investigates how human beings earn and spend money. How human beings earn and spend money. The primary concern of economics the primary concern of economics is studying the material aspect of society. Is studying the material aspect of society. Is studying the material aspect of society. However, PIE है वो. However, Pierre Bourdieu, however, spelling is here PIERRE, Pierre Bourdieu, BOURDIEU. However, Pierre Bourdieu states that a true economist would look at all costs. A true economist would look at all costs. Would look at all costs of economy. Would look at all costs of economy, including costs of kinds, including costs of assets लिखो, including costs of life, including costs of life or costs on environment or costs of environment and so on.
and so on. Change the paragraph. Change the paragraph. Change the paragraph. And then write. Sociology looks at economic behavior. Sociology looks at economic behavior in a broader context of social norm. Sociology looks at economic behavior in a broader context of social norm, in a broader context of social norm, comma, values, comma, practices, etc., etc. The predictive ability of economics suffers, please write, the predictive ability of economics suffers, the predictive ability of economics suffers due to its negligence of social factors, due to its negligence of social factors such as culture, comma, norms, comma, values, etc., etc. In fact, Durkheim and Adam Smith, Durkheim and Adam Smith both had studied division of labor. In fact, Durkheim and Adam Smith both had studied division of labor. But their contexts were different. But their contexts were different. Therefore, sociology adds to knowledge of economics. However, economic understanding also contributes to sociology. However, economic understanding also contributes to sociology. In understanding the impact of economic changes on society. In understanding the impact of economic changes on society, है ना? Change the paragraph. Sociology provides social interpretation of economic changes. Sociology provides social interpretation of economic changes. It is believed that the study of economics would be incomplete. It is believed that the study of economics would be incomplete
without having without having a holistic understanding of society, without having a holistic understanding of society. Economic activities get affected by economic activities get affected by structure, comma, organization, comma, institution of society. Structure, comma, organization, comma, institution of society. In fact, Weber in his work, उसके वर्क का नाम याद है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बताया था ना, कहीं पे लिखा भी था. इनफैक्ट ये वाला, दिस वन. इनफैक्ट वेबर इन हिज वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म highlighted that how change in value led to change in value of a religion, how change in value of a religion led to change in economic aspect of society. Economic aspect of society. Full stop. Sociology through its knowledge enriches economics. Sociology through its knowledge enriches economics. In matters like labor relations जो होता है, in matters like understanding labor relations, comma, employer-employee relations, labor relations, comma, employer-employee relations, comma, standard of living, comma, social classes, comma, socio-economic planning, comma, कॉमन, काफी है यार, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप, एक्सेट्रा, full stop. Change the paragraph. Change the paragraph. The close relation of the two discipline. Change the paragraph and then write. The close relation of two discipline is also understood through work of certain social thinkers like Karl Marx, who believes that social phenomena like Karl Marx, who believes that social phenomena is determined by economic forces, who believes that
social phenomena is dependent on economic forces. According to Marx, social reality or social change, according to Marx, according to Marx, social reality or social change can be explained in terms of economic forces. Can be explained in terms of economic forces. Change the paragraph. Change the paragraph again. Today we see that area of cooperation between the two disciplines is further widening. Today we say that area of cooperation between the two disciplines is further widening, and economics now analyzes the social factors social factors influencing economic growth, and economics now analyzes social factors influencing economic growth. Influencing economic growth. In fact, in developing and underdeveloped countries, today sociologists and economists are working together. In fact, in developing and underdeveloped countries, today sociologists and economists are working together to uplift and grow these societies. To uplift and grow these societies. ठीक है? Change the paragraph. Now write difference. Left hand side sociology. Right hand side economics. Write the difference. Left hand side sociology. Right hand side economics. And like yesterday, I'm going to dictate you the difference one by one. First, I'll dictate you difference of sociology. Then beside that, adjacent to that, economics wala point. Then again back to sociology. Then economics wala point. Like yesterday. So write under difference. Okay. Write first point under sociology. Sociology studies all kinds of social relationship. Please write. Sociology studies all kinds of social relationship. Okay. Then write under economics. Economics deals with only economic relationship. Sociology deals with all kinds of social relationships. Full stop. Then change the paragraph and write economics. Economics deals with only economic relationship. Deals with only economic relationship. Done? Change the paragraph. Sociology is a general social science. Under sociology, then write. Matlab, change the paragraph, change next point. Sociology is a general social science. Beside that,
Beside that, under economics, please write. Economics is a special social science. Sociology is a general social science. Beside that, in economics, please write. Economics is a special social science. है ना? तो फिर नेक्स्ट पॉइंट फिर से सोशियोलॉजी के नीचे, स्कोप इज वाइडर इन सोशियोलॉजी, स्कोप इज नैरोअर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, वाइडर स्कोप. Sociology has got wider scope, economics has got narrower scope. Economics has got narrower scope. है ना? Next point. Sociology develops comprehensive viewpoint in analyzing human behavior. ठीक है, please write. Under sociology, sociology includes comprehensive view in analyzing human behavior. उसके उस साइड लिखो, नेक्स्ट साइड. Economics has a narrow and precise viewpoint, that is economic behavior. Under sociology, please write. Sociology includes comprehensive viewpoint in its approach. And then beside economics, please write. Economics has got more narrow and precise viewpoint of human behavior. That is economic behavior. है ना? ठीक है. Then write. Sociology is less precise. Economics is more precise. Under sociology, write. Sociology is less precise. Economics is more precise. Economics is more precise. Next point beside that. Beneath that, next point. उसके नीचे next point लिखो. Sociology is less accurate with predictions. Sociology is less accurate with predictions. Then write, economics is more accurate in predictions. Economics is more accurate in predictions. ठीक है, उसके नीचे next point under sociology. Sociology relies both on qualitative and quantitative method. Sociology relies both on qualitative and quantitative method. Sociology relies both on qualitative and quantitative method. Done? Then come to economics. Economics relies on quantitative method. Economics dominantly, एक word use करना, economics dominantly relies on quantitative method. Clear? So sociology, economics हो गया. Immediately without wasting time, we'll move to the new topic, which is sociology and anthropology. है ना? Sociology and anthropology. Let us now focus on that. है ना? Sir, cost of life or cost on environment means, अभी तो I had given you example ना, say you are producing something, है ना? So economics when it will study, सोचो कि आप एक रोड बना रहे हो, है ना? तो रोड बना रहे हो, if you are building a road, economics will just calculate the input material cost, है ना? That how much money was invested in building that road. How much money was invested in building that road. Excuse me, stuck हो गया है. Guys, am I audible and visible to you? Sumitra Barik, that it was your question. Am I audible and visible to you?
कुछ इश्यू है क्या? ऑल गुड, ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, ओके, गुड 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 गुड, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। या सो सुमित्रा, फोकस ओवर हियर। सो से आई एम बिल्डिंग अ रोड, मैं एक रोड बना रहा हूं, है ना? सो इकोनॉमिक्स विल जस्ट कैलकुलेट द मटेरियल इनपुट कॉस्ट, है ना? कि मतलब लेबर का कितना, सैलरी का कितने पैसे खर्च हुए, हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इन बिल्डिंग दैट रोड। बट वही पियरे बोर्दियो बोल रहा है, जो ट्रू इकोनॉमिस्ट होगा उसको तो और सारे कॉस्ट को भी इंक्लूड करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रोड बना रहे थे, इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई, तो जितना पैसा खर्चा हुआ प्लस वो आदमी का जीवन का खर्चा, दैट इज ऑल्सो कॉस्ट। बहुत सारे पेड़ कटे, तो इससे इन्वायरमेंटल हजार्ड फैला, तो कॉस्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो ये सारे कॉस्ट को इंक्लूसिव करना चाहिए ट्रू इकोनॉमिक्स को। पियरे बोर्दियो एक्चुअली सोशियोलॉजिस्ट है ना, इकोनॉमिक सोशियोलॉजिस्ट है, तो वो बोल रहे हैं कि कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए था, दैट्स द पॉइंट। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। सो नाउ लेट्स मूव टू सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। The relationship of sociology and anthropology is very close. In fact, they are called twin sisters, sister disciplines. Sociology young social science है, anthropology कह सकते हो एक sociology से भी ज्यादा young social science है। पवन कुमार प्रजापति, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। डिफरेंस बिटवीन, मैं एक बार समझाया था, यू कैन वॉच दैट वीडियो, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन ऑन डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन स्मिथ एंड डर्कहाइम। इफ दे मे आस्क यू डिफरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मार्क्स एंड डर्कहाइम, एंड दैट आई विल टीच यू व्हेन वील गो टू डर्कहाइम वाला चैप्टर, है ना? जब हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर डर्कहाइम में पढ़ेंगे, उससे पहले मार्क्स पढ़ लिए रहेंगे, सो इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको समझा दूंगा। ये एग्जांपल देने के लिए समझाया था कि इन सिंपल टर्म्स इफ आई हैव टू ब्रीफ दैट फॉर यू, तो एडम स्मिथ जब डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ता है ना, तो ही स्टडीज इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, कि डिवीजन ऑफ लेबर करने से क्या होता है, ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। शॉर्टकट में ऐसा समझो, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा क्या है? इकोनॉमिक एफिशिएंसी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इतना, है ना? लेकिन डर्कहाइम जब डिवीजन ऑफ लेबर को स्टडी करता है, तो वो किस एस्पेक्ट से स्टडी करता है कि उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे क्या है। सो इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ, कि मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले, डिवीजन ऑफ लेबर बोलता है कि उससे क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एंड बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, व्हाट हैपेंस दैट दे डेवलप सॉलिडारिटी ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। उस टाइप के सॉलिडारिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, है ना? तो लोगों के बीच में सोशल रिलेशन कैसा है, सॉलिडारिटी यूनिटी कैसी है, देख रहे हो, ये सोशल एस्पेक्ट को पढ़ रहा है डर्कहाइम, बट वो तो इकोनॉमिक टर्म्स में पढ़ रहा था उसको। तो सेम रियलिटी को डिफरेंट टर्म्स में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करवाने के लिए वो एग्जाम्पल को इलेबोरेट करके बताया था। इज इट क्लियर टू यू नाउ? इज इट क्लियर टू यू नाउ? नहीं, मतलब सी, sociology abstract and concrete, it's a difference. I should not say that actually, कि sociology भी analytical है, economics भी analytical है, and both can go to abstraction. Economics, yes, relatively sociology is more abstract, relatively economics is more concrete, relatively, but economics also goes for abstraction, no Himanshu? Several times economics goes for abstraction, नहीं जाता है क्या? When they develop laws, जैसे कि तुम लॉरेंस कर्व पढ़ोगे, एब्स्ट्रैक्शन ही तो है ना? तो इकोनॉमिक्स भी एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन है, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो एस्पेक्ट। हाउएवर रिलेटिवली हमारे यहां थोड़ा ज्यादा, मतलब उनके यहां कॉन्क्रीटनेस भी है, हमारे यहां थोड़ा ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन है। हमसे भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट डिसिप्लिन है फिलॉसफी, पूरा ही एब्स्ट्रैक्ट है। समझ में आया? क्लियर? हिमांशु, इज इट क्लियर? हिमांशु, क्लियर हुआ?
चलो अब वापस आते हैं यार, ऐसे अब आप लोग सी यू गाइस गेट रिकॉर्डेड लेक्चर नो, तो आप रिकॉर्ड, आपको नहीं समझ में आता तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा देखिए, क्योंकि 2 साल तक तुम मेरे को ये कोर्स नहीं पढ़ाना है ना, इतना मतलब 3-3 4-4 बार एक चीज को बता रहा हूं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी बोथ आर सिस्टर डिसिप्लिन्स, बोथ स्टडी सोसाइटी, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे अनफोल्ड होने दो। पहले समझो ओरिजिन, है ना। सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ था? सोशियो इमर्ज्ड टू स्टडी चेंजेस अकरिंग इन सोसाइटी। सोशियो इमर्ज्ड टू स्टडी चेंजेस अकरिंग इन सोसाइटी, है ना। एंड इट इमर्ज एज रिजल्ट ऑफ कौन सा सोसाइटी? यूरोपियन सोसाइटी। कौन सा सोसाइटी? यूरोपियन सोसाइटी। क्लियर? Yes, Azam, first of all, for you, I had spoken to the team. This handwritten notes was feature only for general studies. It was not feature for optionals. However, because you guys requested, so for you I have requested the team. And ये sociology का feature नहीं था ना बेटा, that was feature for general studies. Optional में हम लोग सिर्फ पढ़ाने वाले थे. But because lot of students आर डिमांडिंग कि सर हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो मैंने टीम से बात की है, टीम इज ऑन इट। इनफैक्ट 7-8 लेक्चर्स का वो उन्होंने हैंड रिटन नोट्स बना भी लिया है। सो एक बार 10 लेक्चर का ऑन एन एवरेज जब वो क्रिएट हो जाएगा तो हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अपलोड करवा दिया जाएगा। उसके बाद वी आर ऑन इट एंड हम लोग आपके लिए हैंड नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स है वो अवेलेबल करवाते रहेंगे, ठीक है। ऑल्दो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले क्या था कि ये तो प्लान नहीं था, हमने तो वो जनरल स्टडीज में वो फीचर था, बट क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, दैट्स व्हाई आई हैव स्पोकन टू द टीम। तो मैंने ये चीज कितनी बार क्लास में बोली है कि मैंने टीम से बात कर ली है, टीम इज ऑन इट और वो उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बटन तो नहीं है बेटा ना कि हम लोग ऐसे करेंगे हो जाएगा, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, सो डोंट वरी, वी आर ऑन इट। हम आपका कंसर्न समझते हैं, हम आपके नीड को समझते हैं और हमारे कैपेसिटी में जितना पॉसिबल है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट विल गेट अपलोडेड, ठीक है। एंड प्लीज अब मुझे पढ़ाने दीजिए, काम की चीज करिए। यूपीएससी निकालना है तो कंटेंट निकलवाएगा, कंटेंट पे आपका फोकस नहीं रहता है जो मैं पढ़ाता हूं एक्चुअली में। कभी कभी आप लोग एज ए स्टूडेंट्स भी तो सोचिए ना कि मास्टर पे क्या बीतता होगा। मास्टर जो चीज सिखाने चाहता है उस पे आपका फोकस नहीं होता है, बाकी हर चीजों पे फोकस होता है। सोचिए मास्टर के हृदय के बारे में सोचिए, कितना डिमोटिवेटेड फील करता होगा। तो कृपया सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन। क्लास में प्लीज कंसंट्रेशन मेंटेन रखिए, अपना दिमाग को इधर उधर भटकने मत दीजिए। लेट अस फोकस ओवर हियर नाउ, ठीक है। सो अरे यार चलो एनीवेज, ये क्या हो गया, ये क्यों सेलेक्ट हो गया? सी सोशियोलॉजी, पहले हम लोग ओरिजिन समझते हैं दोनों डिसिप्लिन का। सोशियोलॉजी ओरिजिनेटेड टू स्टडी चेंज इन सोसाइटी। कहां का? वेयर? यूरोप। यूरोप। एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली you also have to understand that sociology as a discipline, when it emerged to study the changes that is occurring in Europe, then it also was focused to study modernity, modern society, है ना। अब मॉडर्निटी के फेज में क्या हो रहा था, आपको पढ़ाया था, ट्रेड और कॉमर्स भी एक्सपेंशन कर रहा था, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, कमर्शियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। कमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, कॉलोनीज बनाए, बहुत सारे कॉलोनीज बन गया था, याद आया? सब पढ़ा चुका हूं ये सब। अब क्या हुआ,
बहुत सारे इस मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी से इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स अपने कॉलोनी को ट्रैवल किए। जब अपने कॉलोनी को ट्रैवल किए तो देखिए वहां का सोसाइटी और इनका सोसाइटी में बहुत डिफरेंस था। ठीक है, उनकी सोसाइटी में और इनकी सोसाइटी में बहुत डिफरेंस था। ठीक है, फॉर दीज पीपल, ये यूरोपियंस, मैंने तो पहले भी बोला था, दीज यूरोपियंस दे सफर्ड फ्रॉम ईगोसेंट्रिक बायसेस। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारा इंसिडेंसेस पढ़ोगे, अपने आप को सुपीरियर मानते थे। व्हाइट मैन्स बर्डन है ना, व्हाइट मनुष्य का बर्डन है कि हम पिछड़े, बारबेरिक, अंडर डेवलप्ड लोगों को वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं डेवलप करने की, राइट। सो व्हेन दे मूव टू कॉलोनीज, दे ट्राइड टू, अब इस कॉलोनी में इनको रूल करना था, बट ये सोसाइटी डिफरेंट थी, यहां के लोगों का बिहेवियर डिफरेंट है ना। ये उनके हिसाब से इट वॉज रूरल, सिंपल एंड अंडर डेवलप्ड सोसाइटी। इन सोसाइटीज के अपने ही नियम कानून थे, रूल्स थे। अब इसको कैसे हम लोग समझें, दैट इज वेयर एंथ्रोपोलॉजी आया। तो modernity in Europe resulted into emergence of sociology, and then these Europeans traveled to their colonies, to other parts of the world, then to analyze and study the micro aspect of these society। जैसे इंडिया है, अचंभित हो गए कि भाई यहां के लोग कैसे एक्ट करते हैं, गांव को पढ़ो, है ना, तो वहां पे जाके स्टडी करना शुरू किए। उसको स्टडी करने के लिए जन्म हो गया हमारे एंथ्रोपोलॉजी का। सी, बोथ ऑफ देम स्टडी सोसाइटी, बट एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज सिंपल सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी स्टडीज कॉम्प्लेक्स एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखो एंथ्रोपोलॉजी जो है गाइस, पहले सोशियोलॉजी बताता हूं। सोशियो जो है, इट इज साइंस ऑफ सोसाइटी, इट इज साइंस ऑफ सोसाइटी। क्लियर है ना। एंथ्रो ऑन द अदर हैंड, एंथ्रो इज व्हाट, एंथ्रो को बोलते हैं साइंस ऑफ मैन। मैन मतलब ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। अब ये भी मैन को पढ़ता है, मैन्स बिहेवियर, इंडिविजुअल्स बिहेवियर in terms of society. It studies individuals behavior in terms of society, है ना। मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी, सोशियोलॉजी इज स्टडीइंग मैन एज अ सोशल एनिमल। बट एंथ्रो का मतलब ही क्या होता है, मनुष्य, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, मतलब कि मैन मेड कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, मतलब कि यही सब कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ सोसाइटी कांड जो एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट किया, वहां पढ़ोगे ना ये एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रो मतलब होता है मैन, है ना। तो ये है साइंस ऑफ मैन, तो इसका फोकस है मैन, है ना। तो जब मैन को ये स्टडी करता है तो इट स्टडीज बोथ मैन एज अ बायोलॉजिकल बीइंग एंड मैन एज अ सोशल बीइंग, है ना। दोनों जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी हैं, बोथ ऑफ देम आर not special sciences, both of them are general science of society। क्लियर। बट क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी का मेजर फोकस है मैन एंड मैन का बिहेवियर सोसाइटी में। तो एंथ्रोपोलॉजी जब डेवलप हुआ तो 3 मेजर ब्रांचेस इसके निकल के आ गए।
पहला है फिजिकल एंथ्रो, फर्स्ट इज फिजिकल एंथ्रो, ठीक है। सेकंड, द नेक्स्ट वन, इसको बोला ये लोग आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, है ना। और तीसरा है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, है ना, सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी का क्लोजनेस, सोशियोलॉजी का एक्सट्रीम क्लोज रिलेशन जो है sociology's close relation is with this social and cultural anthropology, social and cultural anthropology. Try understanding why, try understanding this why. There are two simple reasons. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एज द नेम सजेस्ट कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन को स्टडी करता है ना। तो कैसा कि मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स, कैसे हम ह्यूमन स्पीसी इवॉल्व किए बायोलॉजिकली, है ना। एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग प्राइमेट एप से कैसे कैसे धीरे निएंडरथल, और निएंडरथल से कैसे हम लोग होमोसेपियन स्पीसी बन गए। तो हमारे स्पीसी का जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और वो सारा पार्ट है, आंख कैसे बना, नाक कैसे बना, ठीक है, थंब कैसे बना, थंब का क्या फंक्शन हुआ, ठीक है, मनुष्य झुकने लगा तो उससे क्या फायदा हुआ, ये जो सिर है इसके बीच में हल्का सा ऐसा हो गया तो क्या फायदा हुआ, अगर ये देखते हो हम लोग हल्का आगे जाके ऐसे एकदम ऐसे स्ट्रेट होता तो हम लोग ऐसे होते। सो मतलब वो सारे एस्पेक्ट्स आप पढ़ोगे, है ना, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। आर्कियोलॉजी क्या करता है, ठीक है, ये हिस्ट्री वाला आर्कियोलॉजी नहीं है, ये एंथ्रोपोलॉजी वाला आर्कियोलॉजी है। ये जो प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज थे ना, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के सोसाइटी, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री मतलब वो फेज होता है जहां से रिटन हिस्ट्री है, मतलब कि जहां से रिटन एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, मैन्स लाइफ स्टोर हाउस है, मतलब जहां पे लिपि का इजाद हो गया था और लोग लिखने लगे थे, है ना। बट उसके पहले का एस्पेक्ट सोसाइटी को हम लोग प्री हिस्ट्री मानते हैं। तो जो प्री अर्ली मैन मतलब आदि मानव, स्टोन एज टाइप्स, तो प्री हिस्टोरिक सोसाइटी के कल्चरल एस्पेक्ट को और लिविंग एस्पेक्ट को कौन पढ़ता है, आर्कियोलॉजी। सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सिंपल सोसाइटीज, ठीक है, रूरल सोसाइटी, है ना, और ट्राइबल सोसाइटीज, जो भी सिंपल सोसाइटी है, प्रिमिटिव सोसाइटीज, उन वहां पे ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन को स्टडी करता है, ठीक है। तो एट सम लेवल इट इज स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। इनफैक्ट इंडिया के केस में दिखेगा जितने भी पायनियर सोशियोलॉजिस्ट हैं ना, वो अपने मेजर स्टडीज सोशल एंथ्रोपोलॉजी से ही शुरू किए थे, या फिर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी आप सोचिएगा तो देयर आर थिंकर्स सोशियोलॉजिस्ट्स जिनको हम पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, लाइक ब्रेनिस्लॉ मैलिनोस्की, या फिर A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। बताया था ना वो बंदा सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के वक्त में तुम लोगों को बताया था, A.R. रैडक्लिफ ब्राउन। ये वो बंदा है जिसने बोला था कि हिस्ट्री इज सोशियोलॉजी इज नोमोथेटिक बट हिस्ट्री इज इडियोग्राफिक। वही तो A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, ब्रेनिस्लॉ मैलिनोस्की, ये सब कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, है ना। इतना क्लोज रिलेशन है। इंडिया में तो सोशियोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू ही ग्रो किया है। इनफैक्ट द पाइनियर, द ग्रेट पाइनियर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, M.N. श्रीनिवास, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पेपर 2 में। सो दिस गाय M.N. श्रीनिवास, ही वाज फाउंडर ऑफ दिल्ली सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एट दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। पहले उन्होंने फाउंडिंग स्टोन डाला है, फर्स्ट HOD वही थे, डिपार्टमेंट उन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था सोशियोलॉजी का दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। वो खुद अपना करियर जर्नी शुरू किया था सोशल एंथ्रोपोलॉजी से, क्योंकि इसके बीच में बहुत क्लोज रिलेशंस है ना। सो ये है बेसिक, इस लेवल का रिश्ता है बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, है ना। एंथ्रोपोलॉजी एक
जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी है. इट स्टडीज मैन एज social animal as well as man as biological animal. However, studying man as a social animal is major responsibility of social and cultural anthropology. तो social and cultural anthropology क्या स्टडी कर रहा है? सिविलाइजेशंस को स्टडी करता है. सिविलाइजेशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं, ट्राइज टू अंडरस्टैंड द सिविलाइजेशंस और सिंपल सोसाइटीज, है ना. और उसके अकॉर्डिंगली एब्स्ट्रैक्ट, ये भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल ऑफ स्टडी करता है और प्रिंसिपल्स डेवलप करने की कोशिश करता है. सोशियोलॉजी हैज गेन्ड अ लॉट फ्रॉम वर्क ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी. इनफैक्ट इतना क्लोज रिलेशन है, ठीक है. इनफैक्ट एवंस प्रिचर्ड क्या बोलते हैं, दैट सोशल एंथ्रोपोलॉजी आइडियली शुड बी कॉल्ड एज ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी ओनली, क्योंकि वो सोसाइटी को समझने में ही हेल्प कर रहा है, सोसाइटी को ही कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग को ही कंट्रीब्यूट कर रहा है. आई मीन टू से दैट. नाउ देयर आर वेरियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक रैटक्लिफ ब्राउन, मैलिनोस्की, आई जस्ट नेम्ड देम, ठीक है. फिर राल्फ लिंटन, याद है राल्फ लिंटन, ये वो बंदा है जिसका डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था कल्चर का, है ना. इन सबों ने सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बट मोस्ट ऑफ देम वेर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंड दे बिलीव्ड कि एंथ्रोपोलॉजी इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी जब अपना मैक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज से मटेरियल पिक कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इमाइल डर्कहाइम जब रिलीजन का स्टडी करता है ना, ओरिजिन ऑफ रिलीजन का, तो खुद से ऑस्ट्रेलिया में जाके अरुंटा ट्राइब को नहीं पढ़ता है. एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी था अरुंटा ट्राइब पे, उसको रिफर करता है, उससे मटेरियल को पुल इन करता है और उसी का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कंडक्ट करता है और उसके बेसिस पे अपने थ्योरी को डेवलप करता है. So anthropology becomes extremely contributing to sociology. There are sociological topics such as family. Family तो हम लोग भी पढ़ते हैं, origin of family की पहले कैसे आदमी फैमिली के तौर पे रहना शुरू होगा, क्योंकि social anthropology studies primitive society, early societies और simple societies, है ना. या फिर how marriage started to begin, मतलब union of male and female as one group, ठीक है. रिलीजन का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ऑल ऑफ दिस. सोशियोलॉजी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बोरो किया है सोशल एंथ्रोपोलॉजी से, लाइक कल्चरल एरिया, कल्चरल ट्रेट्स, है ना. कल्चर से, स्पेशली कल्चर से रिलेटेड कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट, ये सब जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बस बता रहा हूं कि सोशियोलॉजी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी लिया है फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी. सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हैज कंट्रीब्यूटेड टू एनरिचमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, है ना. नाउ देयर आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स लाइक मॉर्गन, ठीक है. वो बोलते हैं कि सोशियोलॉजी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एंथ्रोपोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी की स्टडी करेगा. प्रिमिटिव कम्युनिज्म मार्क्स वाला बताया था सबसे पहले, जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइवेट ओनरशिप नहीं था. पुराने क्लास में मैं आपको ब्रीफली बताया था. तो कोई अगर प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी का स्टडी करेगा, मतलब ऐसा सोसाइटी जहां का मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली ओन्ड नहीं है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है. प्रॉपर्टी जो है उसका कम्युनल ओनरशिप है, कम्युनिटी ओन करती है. तो पुराने जमाने में एकदम प्रिमिटिव टाइम्स में वैसा सोसाइटी था. या प्राइवेट प्रॉपर्टी कब डेवलप हुआ, तो इन सबको बेटर तरीके से क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव सोसाइटी को पढ़ ही रही है, तो कल्चरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी से इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग बेटर तरीके से सोशियोलॉजी के लिए डेवलप हो जाती है. एंड फिर थिंकर्स लाइक मार्क्स उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे दे कैन कंडक्ट स्टडी, दे हैव कंडक्टेड स्टडी. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो उसका वर्क है उसमें उसको हेल्प मिला ही था. लाइकवाइज देयर इज सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन आल्सो टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी. सोशियोलॉजी किसको स्टडी कर रही है? मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को स्टडी कर रही है. व्हेन सोशियोलॉजी स्टडीज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देन इट जनरेट्स वेरियस प्रिंसिपल्स. बहुत सारे मैक्रो प्रिंसिपल्स सोशियोलॉजी डेवलप कर दिया, कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया. फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी करके एक कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन करके कॉन्सेप्ट है। तो अब वो एंथ्रोपोलॉजी को, प्रिमिटिव सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में और क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है। सोशियोलॉजी से उसको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन। अब जब प्रिमिटिव सोसाइटी में जाएगा और मान लो प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी को पढ़ रहा है, तो बोलेगा नहीं नहीं, यहां पे ना हायरार्की नहीं है सोसाइटी में, है ना, ये सब इक्वालिटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, यहां पे ना ये सोसाइटी जो था, इट वाज नॉट अ स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी। फिर सोशियोलॉजी उसको कॉन्सेप्ट देगा कि भाई जेंडर का भी कॉन्सेप्ट है, जेंडर के भी बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन सोसाइटी में हो जाता है। तो फिर से पढ़ेगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो बोलेगा हाँ, मे बी जेंडर रिलेशंस जो थे वो भी पहले ज्यादा इगैलिटेरियन थे उस टाइम पे। तो तुम देख रहे हो एंथ्रोपोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिमिटिव एंड सिंपल सोसाइटी थ्रू दिस ऑल्सो बिकम्स मोर एनरिच्ड। इनफैक्ट सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो खुद में डेवलप हुआ है फंक्शनलिस्ट स्कूल जो है ना सोशियोलॉजी में, उसके अप्रोच से, जो बिलीव करती थी कि सोसाइटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट मटेरियल जो है वो आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी को फंक्शन करवाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर? तो वो स्कूल के जो लोग थे, दे believed that sociological work is of their utmost use. And when they conducted anthropological study of societies of Asia, societies of Africa, so they got a clarity that these society, unlike Europe, have not gone through अ लैंडमार्क रेडिकल और स्टार्क सोशल चेंजेस। उनको क्या लगा कि यूरोप में जैसा स्टार्क चेंज आया है, उस टाइप का चेंज जो है इन सारे कॉलोनीज में नहीं आया है। एंड बिकॉज इन सारे कॉलोनीज में उस टाइप का चेंज नहीं आया है, देयरफॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल सोसाइटी को समझने के लिए थोड़े से इनसफिशिएंट रहेंगे। And that's how social anthropology started to grow. अब social anthropology फिर कैसे अंडरस्टैंडिंग लगाएगा? तो ये क्या किया, फील्ड में जाके स्टडी करने का कोशिश किया, तो एक मेथड का इजाद किया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। ये क्या किया, फील्ड स्टडी। मतलब जिसको पढ़ना है ना, वहां फील्ड में जाके स्टडी कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ना चाहता हूं कि कैसा है कास्ट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, जैसे एम.एन. श्रीनिवास ने पढ़ा था, स्टडी किया था कास्ट का, या आंद्रे बेते, पहले भी बताया था आप लोगों को, आंद्रे बेते हैड कंडक्टेड अ स्टडी ओवर कास्ट, ऑन कास्ट सिस्टम पे वो लोग स्टडी किए थे। तो क्या किए, गांव पकड़े। जैसे आंद्रे बेते का जो स्टडी है वो थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, उसमें श्रीपुरम विलेज में है। देयर वाज अ विलेज कॉल्ड श्रीपुरम विलेज, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, उसमें जाके वो स्टडी कंडक्ट करते हैं। लाइकवाइज एम.एन. श्रीनिवास वो क्या करते हैं, वो कास्ट सिस्टम को पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, तो वो जाते हैं मैसूर में रामपुरा विलेज, वहां पे स्टडी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और कूर्ग में करते हैं कंडक्ट अपने स्टडी को। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जाते हैं ये लोग, वहां पे रहने लगते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं लोगों का क्या है, मतलब सोसाइटी में कैसे लोग जी रहे हैं, कास्ट सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है, कैसे इंपैक्ट हो रहा है, कौन से कास्ट रिच हैं, कौन से कास्ट पुअर हैं, जो रिच है कास्ट, वो कास्ट ट्रेडिशनल रिचुअल हायरार्की में कहाँ पे आते हैं, ठीक है, और वो रिचुअल हायरार्की में जो ऊपर आते हैं, वो रिचुअल हायरार्की में लोअर लेवल पे आने वाले लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, ऑल दोज एस्पेक्ट, इन सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करने लगा। यस, नो, मे बी कुछ तो आइडिया लग रहा होगा, है ना। तो ये फील्ड स्टडी, यही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड वही हो गया कि फील्ड में जाओ, यहीं पे जैसे सोशियोलॉजिस्ट क्या किया था हमारा डर्कहाइम, अभी आई जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ डर्कहाइम। व्हाट डिड डर्कहाइम डू? डर्कहाइम हैड पीसफुली waited, he remained in France, he picked a material of which studied Arunta tribe, and from that developed his understanding of, or his theory of origin of religion,
है ना, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो उसका वर्क है। तो डर्कहाइम के इस वर्क का ना क्रिटिसिज्म भी है, आर्म चेयर थ्योरी। आर्म चेयर थ्योरी मतलब ऐसे करके नहीं होता है आराम कुर्सी, ऐसे आराम कुर्सी पे लेके आराम से ऐसे करके चिल मार के बैठे हैं और बैठे बैठे थ्योरी बना रहे हैं। तो क्रिटिक्स, इनफैक्ट उसका वन ऑफ द क्रिटिसिज्म यही है कि वो जो डेटा है, खुद एक स्टडी कंडक्ट किया है, वो खुद फील्ड में जाके देख नहीं रहा है ग्राउंड रियलिटी। एंथ्रोपोलॉजी क्या करता था, ये तो स्मॉल स्केल सोसाइटी को पढ़ता है। अब क्या है कि सोशियोलॉजी में लार्ज स्केल फील्ड स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, फील्ड स्टडी का लिमिटेशन है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी तो सिंपल सोसाइटी को स्टडी करता था, तो वो पहले से फील्ड स्टडी यूज करता था। जाएगा कुछ ट्राइबल पीपल के बीच में रहने लगेगा, वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड करेगा। तो सोशियोलॉजी ऐसे मेथड्स आज के डेट में एंथ्रोपोलॉजी में ले लिया है और क्या करता है, ऐसे स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे सोसाइटीज को पढ़ के फिर लार्जर इस पे एब्स्ट्रैक्ट करके लार्जर लेवल पे थियरीज को जनरलाइज करने की कोशिश करता है। सो दैट्स हाउ वी लर्न दैट दीज टू डिसिप्लिन आर सो क्लोज एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ईच अदर। बट keep in your mind that these disciplines have also got fundamental differences. Like sociology studies modern complex societies, anthropology studies simple and primitive societies. Okay, then sociology only studies the social aspect of human being. Anthropology as a discipline studies both the biological. Sociology is study of society. Anthropology is study of man. Anthropology studies both social as well as biological aspect of man. But sociology studies man only as a social animal. Then sociology, apart from focusing on whole society, it also tries to conduct study of institutions of society, such as study of family, स्टडी ऑफ मैरिज, स्टडी ऑफ सोशल चेंज। मान लो हो गया है सोसाइटी में, तो उसके न्यू पैटर्न्स जो इमर्ज हो रहे हैं उसको स्टडी कर रहा है, या नए कॉन्सेप्ट्स लेके आता है। सोशल मोबिलिटी मतलब समाज में आप पहले हायरार्की में लोअर हो और बाद में ऊपर हो गए। आप देखते हैं ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बुर्जुआ क्लास जो था, ठीक है, लाइक मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स, वो सब थर्ड एस्टेट में थे, याद आया। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट में चले गए। तो क्या हुआ, सोशल मोबिलिटी हुई, सोसाइटी में उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो गई, है ना, सोसाइटी में उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो गई। तो सोशियोलॉजी इन सारे एस्पेक्ट को पढ़ता है। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है, स्पेशली सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, उसका ना मेन वो जनरल लेवल पे मेजर फोकस जो है उनका कल्चरल एरिया है ना, इट फोकसेस मच ऑन कल्चर। इसके अलावा सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा सोशल प्रोसेस को भी पढ़ता है ना, प्रोसेस ऑफ चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेसेस। सोशियोलॉजी सोशल सर्वे मेथड, है ना, स्टैटिस्टिक मेथड, इस टाइप के मेथड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर लेता है। हाउएवर आजकल तो क्वालिटेटिव मेथड्स बहुत ज्यादा मतलब सोशियोलॉजी में भी यूज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे, तो एंथ्रोपोलॉजी बेटा ऑन द अदर हैंड, ये सब फील्ड वर्क जो आपको बताया था ना, ये मेजरली क्योंकि स्मॉल स्केल सोसाइटी को पढ़ना है, सो दे मेजरली यूज फील्ड वर्क। एंड व्हेन दे यूज फील्ड वर्क, सो दे मेजरली अप्लाई पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च, है ना, पीपल ओरिएंटेड रिसर्च। तो ये क्या करता है, एंथ्रोपोलॉजी करता है। फिर सोशियोलॉजी का इमर्जेंस वाज रिजल्ट ऑफ मॉडर्निटी दैट अकर्ड इन यूरोप, बट एंथ्रोपोलॉजी का इमर्जेंस रिजल्टेड आउट ऑफ द क्यूरोसिटी इन दीज यूरोपियंस टू स्टडी प्रिमिटिव, सो कॉल्ड बार्बेरिक और इलिटरेट सोसाइटी। जब ये बना था ना, तो बोलते था हम लोग की सोसाइटी को, ये सब जो कॉलोनीज बन गए थे, दीज आर प्रिमिटिव सोसाइटीज, दीज आर इलिटरेट सोसाइटीज। क्लियर? So that is what we have written over here, that relationship between anthropology and sociology is close, है ना। In fact, एक थिंकर का नाम है A.L. क्रोबर, है ना, वो क्या बोलता है, that sociology and anthropology is twin sister, ठीक है।
सेम सब्जेक्ट बोलता है, टू नेम्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट, है ना। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोज ग्रीक वर्ड से निकला है, इसका मतलब है मैन, है ना। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मैन। सोशियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना। एज अ स्टडी ऑफ मैन इट डील्स विथ मैन का वर्क और उसका बिहेवियर, है ना। और मैंने आपको बोला था कि वो मैन का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है, एज वेल एज कल्चरल एस्पेक्ट को भी स्टडी करता है ना। एंथ्रोपोलॉजी जो है उसके फील्ड को मैंने बोला था 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स अर्ली मैन का पढ़ता है, कैसे हम लोग इमर्ज हो रहे थे, ऑल दोज एस्पेक्ट्स, है ना। दूसरा है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या करता है, कल्चरल स्टडी करता है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के सोसाइटी की, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के सोसाइटी की करता है। देन कम्स कल्चरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, बिहेवियर ऑफ मैन को भी स्टडी कर लेता है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने बोला था ये जो कल्चरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी है ये सोशियोलॉजी से बहुत क्लोज है, राइट, क्लोज टू सोशियो। हाउएवर सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है इट इज डीम्ड टू स्टडी सिंपल सोसाइटी। इसको सिंपल सोसाइटी पे मेजर फोकस होता है सोशियोलॉजी, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे। सोशियोलॉजी क्या करता है, क्योंकि सोशियोलॉजी तो हर टॉपिक में बता ही रहा हूं इसलिए यहां पे डिटेल में नहीं लिखा है। सोशियोलॉजी डील्स विद मॉडर्न, कॉम्प्लेक्स एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब रिलेशनशिप हम लोग समझते हैं, तो मैंने आपको बोला बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। एवंस प्रिचर्ड तो इनफैक्ट ये बोलते हैं दैट सोशल एंथ्रोपोलॉजी शुड बी ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, है कि नहीं, है ना। और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आज हम अगर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की करें तो सोशियोलॉजी क्या कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एंथ्रोपोलॉजी से हेल्प लेता है ना। तो द ओरिजिन ऑफ मैन, जैसे कि ओरिजिन ऑफ फैमिली, फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ, मैरिज कैसे ओरिजिन हुआ, या फिर कॉन्सेप्ट्स लिया है कल्चरल एरिया का, कल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कल्चरल एरिया, कल्चरल लैग, कल्चरल ट्रेट्स, ये सब कुछ बताया था ना, इसको स्टडी कर देता है ना। अब एनरिच करता है सोशियोलॉजी, बहुत सारे मेथड्स लिया, मैंने आपको बताया जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, फील्ड स्टडी, पूरा कहानी समझाया है वो। सो दैट इज व्हाट सोशियोलॉजी डज। एंथ्रोपोलॉजी दूसरी लेवल पे क्या करता है, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी से लेता है, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, सोशल मोबिलिटी, मान लो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेता है। देयरफॉर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में बहुत क्लोज रिलेशंस है। क्लियर, प्लीज कमेंट लगाइए। क्लियर, क्लियर गाइस, अंडरस्टूड एवरीवन। सो आई थिंक anyways handwritten notes is going to be provided to you, so I don't think, and almost all important aspect is mentioned here, ठीक है। So I don't think that I need to give you dictation for this or else it is taking a lot of time. Instead you can write dictation for differences if you want, है ना। Yeah, you can write dictation for differences. Rest it is available over here. Hand notes are also going to be provided to you within some days. बेटा 2 ही घंटे टाइम होता है, उसमें क्या क्या कराएं। These class handwritten notes will be provided to you, whatever I teach you in class, है ना। I can give you dictation because dictation is taking a lot of time. I can give you dictation of differences, that will suffice. ठीक है। So we'll get into that dictation in the next class, which is on Monday. And next on Monday I want to conclude this topic. एक बहुत सिंपल टॉपिक है जो मैक्सिमम 10 मार्क्स का आएगा। कई साल होता है जो यूपीएससी पूछता भी नहीं है इस पे क्वेश्चन, और उस पे मेरे को इतना टाइम देना पड़ रहा है ना। So next class we'll conclude. That's all for today. Thank you and have a nice day. Take care. Happy weekends. Enjoy. रुक जाओ यार जब तक बोल रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ डाउट आ गया तो ठीक है। That's all for today. Thank you and have a nice day. Take care. God bless you all.